अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर रिस्क लेने से डरते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि इनका नाम ही लार्ज कैप है, इसलिए ये इंडिया के टॉप लार्ज कंपनीज जो बहुत ही बड़े होते हैं साइज में और स्टेबल होते हैं रिटर्न्स के मामले में, ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये क्योंकि टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो ये कंपनीज जो हैं वो सेफ्टी के साथ साथ हमें रिटर्न भी अच्छा खासा जनरेट करके देते हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप को प्रेफर कर सकते हैं। पर दोस्तों एक आपको डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट आखिर इक्विटी मार्केट में ही होने वाला है, इसलिए आपका रिस्क जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है पर रिस्क खत्म नहीं हुआ है। एज कम्पेयर टू आपका मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स या अदर फंड्स, आपका जो रिस्क होता है हमारे लार्ज कैप फंड में कम होता है, पर रिस्क यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर और आज की वीडियो में हम टॉप 3 लार्ज कैप फंड को कंपेयर करने वाले हैं और उसमें से भी सबसे बेहतरीन फंड कौन सा है हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम 3 सबसे बेहतरीन लार्ज कैप फंड को कंपेयर करने वाले हैं और इन तीनों फंड में से भी सबसे बेहतरीन फंड कौन सा होगा उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड और हमारा तीसरा है कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड। वैसे तो ये तीनों फंड हमारे बहुत ही बेहतरीन है, पर हम इन तीनों फंड में से भी जो सबसे बेहतरीन फंड होगा उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इनके बीच का हम कंपेरिजन को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पैरामीटर होगा कि ये फंड की हमारी कैटेगरी किस टाइप की है। तो हमारा जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है फंड की कैटेगरी, यानी कि हमारे जो तीनों फंड है वो किस कैटेगरी के अंदर बैठते हैं। तो ये तीनों ही फंड हमारे लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स यानी कि जो इंडिया के टॉप 100 स्टॉक्स हैं उनके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। फंड एज की बात करें तो तीनों ही फंड बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, हमारे 11 साल से ज़्यादा से इनका जो फंड हमारा है वो ऑपरेट हो रहा है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कि इतने ज़्यादा फंड पुराने हैं। फंड साइज की बात कीजिए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंड साइज हमारा आईसीआईसीआई का जो कि 53,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। उसके बाद हमारा निप्पॉन इंडिया का 24,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। उसके बाद हमारा कैनरा रोबेको है जो कि 12,500 करोड़ का यहाँ पे एयूएम जो है वो क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई का जो हमारा फंड साइज है काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। अब बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे हम तीनों ही फंड के अंदर मिनिमम 100 रुपये के साथ आप एसआईपी को शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये के साथ आप एसआईपी तीनों फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। पर लमसम की बात करें तो आपको निप्पॉन और आईसीआईसीआई में 100 रुपीज़ के साथ शुरुआत हो सकती है, पर कैनरा के अंदर आपको मिनिमम 5,000 चाहिए होगी तभी आप लमसम कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा जो आईसीआईसीआई का थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू हमारा निप्पॉन का और कैनरा रोबेको का। पर खैर हम आगे रिटर्न भी कंपेयर करने वाले हैं, हो सकता है आपका जो आईसीआईसीआई है वो थोड़ा रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट करके दे रहा हो। तो अगर इस केस में अगर आपका कोई फंड एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है और थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो जस्टिफाई हो सकता है। पर अभी हम देखेंगे इनके रिटर्न्स कैसे हैं और कैसे नहीं है, उस हिसाब से हम एक्सपेंस रेशो को भी दोबारा कंपेयर करेंगे। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो तीनों ही फंड है उसके अंदर हमारा जो सबसे पहला जो निप्पॉन है वो अगर आप 7 दिन से पहले आप निकलते हैं तो 7 अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकलते हैं, आप एग्जिट लेते हैं उस फंड से, तो आपको 1% का चार्ज पे करना पड़ेगा। पर आप आईसीआईसीआई की बात करें या फिर हमारे कैनरा की बात करें तो आप 1 साल से आपको कम से कम 1 साल इन्वेस्टमेंट रहना पड़ेगा इस फंड के अंदर, क्योंकि आप 1 साल से पहले निकलते हैं तो आपको 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और अब हम तीनों फंड के हम बेंचमार्क की बात करें तो क्योंकि हमारे जो ये तीनों फंड हैं हमारे लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनका जो बेंचमार्क है वो हमारा बीएससी के टॉप 100 कंपनीज को कंपेयर करा जाएगा इनके रिटर्न्स को, और उससे डिसाइड किया जाएगा कि इनका जो फंड है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है एज कम्पेयर टू उनके बेंचमार्क। अब हम इन तीनों ही फंड के पोर्टफोलियो को कंपेयर करते हैं कि आखिर इन तीनों फंड के पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स मौजूद हैं। पर हम क्योंकि जानते हैं ये तीनों फंड हमारे लार्ज कैप हैं, इसलिए इनके अंदर ज़्यादातर हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स मिलेंगे। जैसे हमारा निप्पॉन के अंदर बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी के अंदर इनका लगभग 9.5% का स्टेक है। ऐसी आईसीआईसीआई में 6.5% का, रिलायंस में 6.5% का और एसबीआई के अंदर हमारे लगभग 6.5 के आसपास का और आईटीसी में भी लगभग 5% के आसपास का स्टेक है। हमारा आईसीआईसीआई की बात करें तो हमारा आईसीआईसीआई के अंदर इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को सबसे ज़्यादा ले रखा है, लगभग 8.5% के आसपास। रिलायंस इनका 8%, लर्सन टूब्रू 7% और मारुति सुजुकी लगभग 5 के आसपास है और इन्फोसिस हमारा लगभग 4.25 के आसपास का इनका स्टेक है। एचडीएफसी की बात कैनरा रोबेको की बात करें तो इनका 7.71% स्टेक जो एचडीएफसी के अंदर है और 7.5% आईसीआईसीआई के अंदर है, 6.5% रिलायंस के अंदर है और 5% लर्सन टूब्रू में है और 4.5% हमारा इन्फोसिस के अंदर है। तो इनके अंदर ये हमारे जो टॉप 5 होल्डिंग्स हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनके अंदर पोर्टफोलियो में टॉप 5 होल्डिंग्स कौन कौन से हमारे हैं।
और हम इन तीनों ही फंड में हम बात करें कि कितने ज़्यादा इनके अंदर स्टॉक्स मौजूद है, तो यहाँ पे हम बात करें तो निप्पॉन के जो पोर्टफोलियो उसमें लगभग 61 स्टॉक्स हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। और हमारा आईसीआईसीआई की बात करें तो उसके अंदर 73 स्टॉक्स मौजूद हैं इनके पोर्टफोलियो में, और कैनरा की बात करें तो उसके पोर्टफोलियो में लगभग 54 स्टॉक्स हैं। अब चलिए दोस्तों, ज़रा हम इन तीनों ही फंड के ज़रा रिटर्न्स पे थोड़े नज़रें मारते हैं। इसमें हम बात करें अगर 1 साल के रिटर्न की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें दिखाई दे रहा है कि निप्पॉन ने लगभग 45% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया है लास्ट 1 ईयर में। 3 ईयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न हमारा दिखाई दे रहा है निप्पॉन का ही, जो कि 27% के आसपास का रिटर्न है। और हम 5 ईयर की पीरियड में बात करें तो यहाँ पे पॉइंट्स में थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमारा कैनरा बैंक का, जो कि 18.88 के आसपास का है। 10 ईयर की पीरियड में बात करें, पिछले 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिए हैं, तो हमारा निप्पॉन ही आता है, लगभग 18% को टच करने वाला है, बाकी का भी 17 भी टच नहीं कर पाया है। ऑल यानी कि सिंस इंसेप्शन, मतलब कि जब से फंड शुरू हुआ है तब से रिटर्न निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा रिटर्न किसका आता है, तो यहाँ पर अभी भी निप्पॉन का जो है लगभग 17% को क्रॉस कर चुका है। लेकिन बाकी 2 फंड हमारा जैसे कि आईसीआईसीआई और हमारा कैनरा बैंक जो कि 16% और 15 को भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे रिटर्न्स में देखा जाए तो हमें यहाँ पर निप्पॉन जो है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके ओवर द ईयर जो इनकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन रही है। पर अब बात करते हैं ज़रा रिस्क रेशियोज़ की, कि यहाँ पे हो सकता है निप्पॉन ने अगर रिटर्न ज़्यादा जनरेट करके दिया है तो हो सकता है इसने रिस्क ज़्यादा लिया हो, तो रिस्क का असेसमेंट करने के लिए हमें इनके रिस्क फैक्टर्स को देखना होगा। तो चलिए ज़रा नेक्स्ट पैरामीटर को हम एनालाइज करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अब हम रिस्क रेशियोज़ की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं और आप रिस्क रेशियोज़ को अगर कंपेयर नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपका कंपैरिजन जो है, आपका एनालिसिस जो है वो पूरा नहीं हुआ है, वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि ये रिस्क रेशियोज़ आपको बताते हैं कि अगर किसी फंड ने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा है तो उसके पीछे क्या उन्होंने कहीं एक्स्ट्रा रिस्क तो नहीं लिया है। तो ये रेशियोज़ आपकी हेल्प करेंगे ये फाइंड आउट करने में कि इनके रिटर्न और रिस्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो चला तीनों फंड के लिए हम देखते हैं इनके रिस्क रेशियोज़ के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा, जिसका शार्प रेशो ज़्यादा होगा वो बेहतरीन होगा हमारा फंड, और जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो भी बेहतरीन फंड होगा, और जिसका बीटा कम होगा वो ज़्यादा अच्छा फंड होगा, जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा वो ज़्यादा बेहतरीन होगा, और जिसका हमारा इन्फॉर्मेशन रेशो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ज़रा इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि तीनों में से बेहतरीन कौन सा दिखाई दे रहा है। तो हमें सबसे ज़्यादा शार्प रेशो की बात करें तो हमारा निप्पॉन का सबसे ज़्यादा रिटर्न शार्प रेशो है, और अल्फा की बात करें तो यहाँ पे अल्फा के मामले में भी हमारा निप्पॉन जो है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है बाकी के मुकाबले। बीटा की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम रिस्क हमारा दिखाई दे रहा है हमारा आईसीआईसीआई में 0.84% का, और स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे रिस्क की बात करें तो सबसे कम रिस्क दिखाई दे रहा है हमारा 11.59 हमारा आईसीआईसीआई का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में एक्स्ट्रा है हमारा कैनरा। और बात करें बाकी हम इन्फॉर्मेशन रेशो की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है हमारा निप्पॉन का ही। तो यहाँ पे मोस्टली पैरामीटर्स के अंदर निप्पॉन जो है वो ज़्यादा अच्छा बेहतरीन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमारा सबसे लास्ट पैरामीटर है वो हमारा फंड मैनेजर, कि हमारे जो तीनों फंड्स हैं उसके फंड मैनेजर कौन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप फंड मैनेजर के बिना अगर आप जो एनालिसिस है वो पूरी करते हैं, इसका मतलब वो पूरा हुआ ही नहीं है। क्योंकि जैसे आप अगर रिस्क रेशियोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही हमारा जो फंड मैनेजर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम बात करें कि हमारा जो निप्पॉन है उसका फंड मैनेजर कौन है, तो यहाँ पर शैलेंज जो है वो 2013 से कनेक्टेड है, जो कि बहुत ही पुराने हैं। 2013 से कनेक्टेड है, मतलब 11 साल हो चुके हैं, मतलब कि ये सिंस इंसेप्शन, मतलब कि जब से फंड शुरू हुआ तब से यही कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। क्योंकि अगर कोई फंड का मैनेजर स्टार्टिंग से कनेक्टेड है, उसका फंड का रिटर्न जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। और इसका मतलब जो फंड मैनेजर है वो 11 साल से है, इसका मतलब उसने डिफरेंट मार्केट साइकिल को भी एसेस करा है। वो जानता है कि किस मार्केट के पीरियड के दौरान किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे रिस्क और मार्केट को कंडीशन को समझना चाहिए। तो ऐसे फंड मैनेजर जो स्टार्टिंग से फंड से कनेक्टेड हो और उस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे निप्पॉन का बेहतरीन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। इसका मतलब ऐसे फंड मैनेजर और ऐसे फंड काफ़ी अच्छा पॉसिबिलिटी है कि आगे भी हमारे रिटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात करें आईसीआईसीआई की, तो यहाँ पे अनीश तवाकले जो कि 2018 से कनेक्टेड है। बाकी रिसेंटली 21 में और 22 में हमारे चेंज हुए हैं, जो कि शर्मिला और वैभव है, जो कि अभी नए नए बने हैं। और हम बात करें कैनरा की, तो यहाँ पे श्री दत्ता बंडवार जो है वो 2016 से कनेक्टेड है, जो कि ये भी काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर हैं। मैंने इनके बाकी जो इनके बाकी फंड्स हैं जो जिनको ये कंट्रोल करते हैं, मैंने देखा है उनके भी रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छे बेहतरीन है। तो यहाँ पर जो श्री दत्ता बंडवार है ये काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर हैं ये भी। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर शैलेश जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हमारे निप्पॉन के अंदर, और कैनरा के अंदर श्री दत्ता बंडवार जो है ये भी बहुत ही बेहतरीन फंड मैनेजर हैं, क्योंकि इनके बाकी फंड जो है वो भी बाकी बेंचमार्क या फिर पीयर फंड जो है उनसे बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही आगे होते हैं। यहाँ पर मैंने एनालाइज करा था कि श्री दत्ता के बाकी फंड्स कौन कौन से हैं,
ये कैनरा के अंदर हमारे जो फंड मैनेजर हैं, तो इनके बाकी फंड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों लास्ट में वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे निपॉन इंडिया का जो लार्ज कैप फंड है वो काफ़ी बेहतरीन फंड है, क्योंकि उसका जो फंड मैनेजर है एक तो वो भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं जो कि इंसेप्शन से कनेक्टेड है, और जो फंड की जो परफॉर्मेंस है वो भी बाकी के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन थी। हमने जब रिस्क रेशोज देखा था तब भी निपॉन के रिस्क रेशोज का बाकी दो फंड के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन थे। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इन तीनों फंड में से जो हमारा निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है वो काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप आईसीआईसीआई या फिर कैनरा बैंक के भी तरफ प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फंड जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में हमारा जो निपॉन है वो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो पर अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन वो आपका ही है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, पर आपको यहाँ पे आपकी एनालिसिस खुद से भी करनी है। आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप खुद से सीखिए, खुद से लर्न करिए और खुद से इन्वेस्टमेंट करिए। किसी और की बातों में आके आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।